नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजन एकेडमी में। मैं नाम विशाल और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जीके से संबंधित कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप खंड शिक्षा अधिकारी लेखपाल परीक्षा या किसी अन्य परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि सुपर टेट या इत्यादि किसी भी और परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आज का वीडियो जो होने वाला है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जीके से संबंधित यानी कि हिस्ट्री से संबंधित जीके के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं और उसके साथ ही साथ में उनसे रिलेटेड फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आप ज़रूर पूरा वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न के साथ में। बिंबिसार किस वंश के संस्थापक थे? यानी कि दोस्तों बिंबिसार किस वंश के फाउंडर थे, यहाँ पे आपको बताना है। इसका सही जवाब है दोस्तों हरियंक डायनेस्टी। हरियंक डायनेस्टी के दोस्तों फाउंडर थे बिंबिसार। और दोस्तों बिंबिसार से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, बिंबिसार जो थे हरियंक डायनेस्टी यानी कि हरियंक जो राजवंश था इसके संस्थापक थे। और साथ ही साथ में जो इनका जो किंगडम था, जो राज्य था, वो था मगध। ठीक है, मगध पे ये सबसे राज्य करने वाले सबसे पहले राजा थे ये। और इन्होंने अंग तक, ठीक है, अंग तक इन्होंने मगध की सीमाओं को बढ़ाई थी। अंग को इन्होंने प्राप्त किया था, विजय प्राप्त की थी इसके ऊपर, अंग के ऊपर। और इन्होंने अन्य कुछ और राज्यों के साथ में, जैसे कि कौशल राज्य और वैशाली राज्य, ठीक है, कौशल और वैशाली राज्य के साथ में कुछ वैवाहिक संबंध भी बनाए थे अपने। और दोस्तों इसके साथ ही में जान लेते हैं मगध का जो कैपिटल था उस समय में। मगध का जो कैपिटल राजधानी थी वो थी राजगीर। ठीक है, राजगीर मगध की कैपिटल और राजधानी थी उस समय में। सबसे पहला जो राजधानी था मगध का वो था राजगीर। और बिंबिसार जो थे ये सेनिया के नाम से भी जाने जाते थे। सेनिया और श्रेनिका, ये दोनों नाम से जाने जाते थे। ठीक है, सेनिया और श्रेनिका नाम से जाने जाते थे। और इन्होंने 544 बीसी से लेके 492 बीसी तक इन्होंने शासन किया था मगध के ऊपर। ठीक है, और दोस्तों जो बिंबिसार थे इनके जो पुत्र थे अजातशत्रु। बिंबिसार के पुत्र कौन थे? बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु। अजातशत्रु ने ही बिंबिसार को मारा था और बाद में वे वहाँ के राजा बन गए थे मगध के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु फाउंडेड पाटलिपुत्र एज द न्यू कैपिटल ऑफ द मगध किंगडम? यानी कि दोस्तों मगध साम्राज्य की नई राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है दोस्तों वह है उदयन, जिनको उदय भद्रा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उदय भद्रा जो थे दोस्तों ये पुत्र थे अजातशत्रु के। ठीक है, अजातशत्रु के ये पुत्र थे। और दोस्तों उदयन ने 460 बीसी से लेके 444 बीसी तक राज किया था। ठीक है, और इन्होंने मगध की बढ़ती सीमाओं को देखते हुए पाटलिपुत्र को नई राजधानी बनाई थी। क्योंकि मगध की जो सीमा थी बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो रही थी, तो दोस्तों इसको देखते हुए पाटलिपुत्र को उन्होंने नई राजधानी बनाई थी। क्योंकि पाटलिपुत्र जो था वो मगध के एकदम केंद्र पे आता था, इसीलिए पाटलिपुत्र को उन्होंने नई राजधानी घोषित की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द शिशुनाग डायनेस्टी? यानी कि दोस्तों शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है दोस्तों वह है शिशुनाग। शिशुनाग ही हुए थे जिन्होंने शिशुनाग डायनेस्टी यानी कि राजवंश का उसका संस्थापना की थी। और इसके बारे में दोस्तों कुछ अन्य चीज़ों को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, शिशुनाग जो थे ये मगध पर राज्य करने वाले दूसरे रूलर थे, यानी कि दूसरे राजा थे। सेकेंड जो डायनेस्टी थी यानी कि सेकेंड राजवंश जो था जिन्होंने मगध के ऊपर राज किया था वो था शिशुनाग डायनेस्टी। और दोस्तों शिशुनाग के पुत्र थे कालाशोक। ठीक है, कालाशोक और काकावरिन। ठीक है, कौन थे? काकावरिन और काल अशोक। तो काकावरिन और काल अशोक ने दोस्तों शिशुनाग के बाद में राज किया था। और दोस्तों सबसे बड़ा जो अचीवमेंट था शिशुनाग डायनेस्टी का वो था अवंती के ऊपर उन्होंने अपना विजय प्राप्त किया था। अवंती राज्य के ऊपर उन्होंने अपना विजय प्राप्त किया था। दोस्तों ये 100 साल से ज़्यादा बड़ा एक मतलब एक तनावपूर्ण था वहाँ पे कि अवंती और मगध के बीच में एक बहुत ही बड़ा तनाव था और हमेशा आक्रमण होते रहते थे। राइवलरी थी यहाँ पे, दुश्मनी थी एक तरह से। लेकिन शिशुनाग डायनेस्टी ने इसके ऊपर विजय प्राप्त की थी और अवंती के ऊपर कब्जा किया था। ठीक है, तो अब जो मगध की जो सीमा थी वो अवंती तक भी बढ़ चुकी थी और अवंती पूरी तरीके से मगध के अंदर आ चुका था। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी जो उनकी अचीवमेंट कह सकते हैं शिशुनाग डायनेस्टी का, वो अवंती राज्य के ऊपर कब्जा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच डायनेस्टी इज कंसिडर एज ए नॉन क्षत्रियन डायनेस्टी? यानी कि दोस्तों किस राजवंश को गैर क्षत्रिय वंश माना जाता है?
इसका सही जवाब है दोस्तों वह है नंदा डायनेस्टी। नंदा राजवंश को दोस्तों एक गैर क्षत्रिय राजवंश माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इसके जो सबसे पहले राजा थे वे थे महापद्मनानंद। ठीक है, महापद्मानंद जो थे इसके सबसे पहले राजा थे, जो कि एक नाऊ थे। ठीक है, एक नाऊ थे। और दोस्तों इन्होंने गैर तरीके से जो सबसे आखिरी राजा थे शिशुनाग डायनेस्टी, जो कि महानंदीन थे, इनकी हत्या कर दी थी और उसके बाद में अपने आप को राजा घोषित कर लिया था। और दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि महानंदीन की एक शूद्र पत्नी थी जिनका एक अनौरस पुत्र था, वे थे महापद्मनानंद। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध के किस राजा के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर हमला किया था? इसका सही जवाब है दोस्तों वह है धनानंद। धनानंद जो थे दोस्तों ये पुत्र थे महापद्मनानंद के। ठीक है, महापद्मनानंद के ये पुत्र थे और दोस्तों दूसरे राजा थे नंदा डायनेस्टी के। ठीक है, आप याद रखिएगा इस बात को, ये दूसरे राजा थे नंदा डायनेस्टी के और दोस्तों आखिरी राजा भी थे ये नंदा डायनेस्टी के। और दोस्तों इन्हीं के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर हमला किया था। दोस्तों सिकंदर ने 326 बीसी में भारत पर हमला किया था और दोस्तों उसने झेलम के नदी के तट पर युद्ध लड़ा था पोरस के साथ में। ठीक है, कहाँ लड़ा था? झेलम नदी के तट पर युद्ध लड़ा था पोरस के साथ में और जो कि वो जीत गया था। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देखिए पोरस जो थे ये पौरव डायनेस्टी के थे। किसके थे? पौरव डायनेस्टी यानी पौरव राजवंश के थे। तो ये भी चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन इन्वेडर ऑफ इंडिया? भारत का पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन था? इसका सही जवाब है दोस्तों वह है साइरस। दोस्तों साइरस जो था सबसे पहला आक्रमणकारी था भारत के ऊपर, जो कि एक फॉरेनर था, विदेशी था। और दोस्तों इसने 550 बीसी में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द किंग नोन एज द सैंड्रोकोटस बाय ग्रीक स्कॉलर? यानी कि दोस्तों ग्रीक विद्वानों द्वारा सैंड्रोकोटस के रूप में किसे जाना जाता था? इसका सही जवाब है दोस्तों वह है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों सैंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता था और दोस्तों एंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि दोस्तों ग्रीक जो लोग थे ये चंद्रगुप्त को बोल नहीं पाते थे सही तरीके से, इसीलिए दोस्तों वो उनको सैंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस के नाम से कहते थे। और दोस्तों बात हो रही है चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियों को और जान लेते हैं। देखिए दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे, यानी कि मौर्य राजवंश जो था ये इसके फाउंडर थे। और दोस्तों इन्होंने चाणक्य की मदद से अपना राजवंश की शुरुआत की थी। ठीक है, चाणक्य की मदद से इन्होंने अपने राजवंश की शुरुआत की थी। और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने पद्मानंद राजा को पराजित किया था और दोस्तों अपना शासनकाल शुरू किया था मगध में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के किस जनरल को हराया था? सेलुकस निकेटर को दोस्तों हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि अलेक्जेंडर का जनरल था। और दोस्तों 304 बीसी में हराया था सेलुकस निकेटर को। और दोस्तों सेलुकस निकेटर को हराने के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी बेटी हेलेना के साथ में शादी किया था। विशाखा दत्त ने किस पुस्तक में लिखा है चंद्रगुप्त के दुश्मनों के बारे में चाणक्य के मशीनीकरण का वर्णन किया है? इसका सही जवाब है दोस्तों वह है मुद्र राक्षस। दोस्तों मुद्र राक्षस वह किताब है, वह पुस्तक है जिसको विशाखा दत्त ने लिखा है। और दोस्तों इस किताब में चाणक्य के बारे में उल्लेख किया गया है कि चाणक्य ने किस तरीके से चंद्रगुप्त के दुश्मनों को दूर रखने के लिए पूरी तरीके से मशीनीकरण किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द ग्रीक नेम ऑफ बिंदुसार? दोस्तों बिंदुसार का यूनानी नाम क्या रखा गया था? दोस्तों बिंदुसार का यूनानी नाम था अमित्रघात। ठीक है, अमित्रघात के नाम से दोस्तों बिंदुसार जाने जाते थे। और दोस्तों बिंदुसार जो थे ये पुत्र थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के ये पुत्र थे। और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में इन्होंने शासन संभाला था मगध का। और दोस्तों इनकी माता जो थी उनका नाम था दुर्धरा। ठीक है, दुर्धरा इनकी माता थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉज नोन एज कौटिल्य? यानी कि दोस्तों कौटिल्य के नाम से किसे जाना जाता है? चाणक्य या विष्णुगुप्त को दोस्तों कौटिल्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, और दोस्तों चाणक्य जो है ये मौर्य राजवंश की स्थापना में बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाते हैं। दोस्तों चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना भी की थी। अर्थशास्त्र जो कि एक इकोनॉमिक्स का बुक है, इसकी भी रचना की थी चाणक्य ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक को किस नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों अशोक को देवनम प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों अशोक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को चलिए जान लेते हैं। देखिए दोस्तों जो सम्राट अशोक थे ये एक्चुअल में पुत्र थे बिंदुसार के। ठीक है, बिंदुसार के ये पुत्र थे।
और दोस्तों अशोक ने 293 बीसी से लेकर 273 बीसी तक अपना शासन काल किया था, राज किया था मगध के ऊपर। और दोस्तों मगध की जो राज्य सीमा थी उसको बढ़ाने में सबसे जो प्रमुख भूमिका थी वह अशोक की थी। और दोस्तों अशोक के जाने के बाद में जो मगध की जो सीमाएं थी वो घटती चली गई और बाद में जाके वो ख़त्म हो गई। तो दोस्तों अशोक जो थे ये सबसे बड़े राजा थे मौर्य राजवंश के। और दोस्तों इन्होंने कलिंगा वॉर लड़ा था, कलिंगा युद्ध लड़ा था। और दोस्तों कलिंगा युद्ध के बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। दोस्तों कलिंगा युद्ध कब हुआ था इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों ये 261 बीसी में हुआ था कलिंगा युद्ध। तो दोस्तों कलिंगा युद्ध के बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और दोस्तों सांची स्तूपा की भी इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोकन शिलालेख में श्रीलंका को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों अशोकन शिलालेख में श्रीलंका को ताम्रपाणी नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? दोस्तों मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा बृहद्रथ था। ठीक है, बृहद्रथ जो था दोस्तों ये सबसे अंतिम राजा था मौर्य साम्राज्य का। और दोस्तों बृहद्रथ की हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग जो थे दोस्तों ये शुंग डायनेस्टी यानी कि शुंग जो राजवंश थी इसके संस्थापक थे। और दोस्तों पुष्यमित्र शुंग जो थे ये एक्चुअली सेनापति थे मौर्य राजवंश में। और दोस्तों लेकिन इन्होंने धोखे से बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और उसके बाद में अपने आप को राजा घोषित कर लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पतंजलि ने शुंग वंश के शासनकाल के दौरान लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? देखिए दोस्तों पतंजलि ने एक पुस्तक लिखी थी शुंग राजवंश के शासनकाल में। तो दोस्तों इसका पुस्तक का नाम है महाभाष्य। ठीक है, महाभाष्य उस पुस्तक का नाम है जो पतंजलि ने लिखा था। और दोस्तों इसके साथ में ही चलिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि रिवीजन के लिए हम आपको देने वाले हैं। ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट न्यूज़पेपर केसरी वॉज पब्लिश्ड बाय, यानी दोस्तों इंडिपेंडेंस के समय में केसरी जो न्यूज़पेपर था ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा। और दोस्तों दूसरा जो प्रश्न है यहाँ पे आपके लिए वे है हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द फेमस त्रिपुरी सेशन ऑफ 1939। यानी दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था त्रिपुरी सेशन 1939 में उसके प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? आचार्य नरेंद्र देव को, शरद चंद्र बोस को, सुभाष चंद्र बोस को या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को? दोस्तों इसका सही जवाब है वे आप हमको कमेंट करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा इन दोनों प्रश्नों का। ठीक है, आप इसको कमेंट करिए हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको और भी अन्य जो भी वीडियोज़ हैं वो आप मिलते रहें। और दोस्तों सब्सक्राइब बटन को भी दबा दीजिएगा। और दोस्तों चलिए मिलते हैं हम आपसे एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।